नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परोपकार का नया रूप। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरठ के सदर बाजार की गलियों से गुजरते हुए आस्था ने सोनाली को देखा तो चौंक पड़ी। 1 मिनट के लिए आस्था गुस्से से लाल पीली हो गई। सोनाली ने पास आकर कहा, अरे आस्था जी, आप कैसी हैं? आस्था खामोश रही तो सोनाली ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। आस्था फिर भी चुप रही। उसे लग रहा था कि सोनाली सिर्फ बेशरम ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर की चापलूस भी है। सोनाली ने समझाते हुए आगे कहा, आस्था जी, मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि आपसे मिलूं और सब कुछ आपको सच सच बता दूं, मगर हिमांशु जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। हिमांशु का नाम सुनते ही आस्था के तन बदन में आग लग गई। वही हिमांशु जिसने आस्था से प्रेम का नाटक करके उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। आस्था के जीवन के पिछले पन्ने अचानक फड़फड़ाकर खुलने लगे। वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। सोनाली आस्था का हाथ पकड़कर नीचे रेस्तरां में ले गई। आइए कॉफ़ी पीते हैं और बातें भी करेंगे। ना चाहते हुए भी आस्था सोनाली के साथ चल दी। सोनाली ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। आस्था अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। मेरठ शहर उन दिनों आज जैसा आधुनिक नहीं था। राम प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। वे मेरठ हाई स्कूल में मास्टर थे। 2 बेटियां, आस्था और मीनू, बस यही छोटा सा परिवार था। आस्था के बीए पास करते ही माँ ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कॉपियाँ कराकर उन पर हल्दी छिड़ककर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों में अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी तो दूसरी ओर माँ ने टीपन की कॉपी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। दिन बीतते रहे पर कहीं भी विवाह तय नहीं हो पा रहा था। माँ को परेशान देखकर एक दिन जौनपुर वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, देखो छोटी भाभी, मैंने तो आस्था के लिए जौनपुर में सारी कोशिशें करके देख लीं, पर जो भी सुनता है कि रंग थोड़ा दबा है, बस नागों से कोड़ लेता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ? कोई मेरी आस्था में खोट तो निकाल दे। माँ बोल उठी, हम जानते नहीं हैं क्या छोटी भाभी, पर जब ये लोग लड़के वाले बन जाते हैं तब न जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। माँ और बुआ का अपना अपना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद तो हर साल लगन आते ही माँ मीनू से टीपन उतरवाने और उस पर हल्दी छिड़ककर आदान प्रदान करने में लग जाती और लगन समाप्त होते ही निराश होकर बैठ जाती। अगले साल जब फिर से नया टीपन तैयार होता तब उसमें आस्था की उम्र 1 साल बढ़ा दी जाती। कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए। आस्था में एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की दिखाने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मलिन हो जाती। उसे गुस्सा भी आता और ग्लानि भी होती। पापा के ललाट की शिकन और माँ की चिंता उसे अपने दुख से कहीं ज़्यादा बेचैन करती थी। सिलसिला साल दर साल चलता रहा। धीरे धीरे आस्था में एक परिवर्तन आने लगा। वह हर अपमान और अस्वीकृति के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी। मगर माँ बाप को उदास देखती तो आहत हो उठती थी। आखिर एक दिन माँ को उदास बैठे देखकर आस्था बोली, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करूँगी। तुम लोग मीनू की शादी कर दो।
तो क्या जीवन भर कुंवारी ही बैठी रहोगी? माँ ने डांटा। तो क्या हुआ माँ, कितनी ही लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, मैं बिन ब्याही रह गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? देखो स्मिता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है, क्या हो गया उन्हें, मौत से रह रही है। हमारे खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। इतना कहकर माँ गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। 5 बरस बीत गए। आस्था ने एमए कर लिया और महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अपने कॉलेज और पढ़ाने में ही वह अपने को व्यस्त रखती थी। आस्था अक्सर सोचा करती, यह कैसी विडंबना है कुदरत की कि रूप आकर्षण न होने की वजह से उसके साथ साथ पूरे परिवार को पीड़ित होना पड़ रहा है। वह कुदरत को अपने प्रति हुई नाइंसाफ़ी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी के समय लड़की के गुणों को रूप के आवरण में लपेटकर न जाने कहाँ फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब प्रकाश बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आग बबूला हो गई। आप सठिया तो नहीं गए हैं? प्रकाश अपनी आस्था से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल? पापा ने प्रकाश बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीज़ों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस न हुई। एक दिन आस्था जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बड़ी बेटी आस्था, यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर है, और आप हैं शोभा के देवर हिमांशु। आस्था ने देखा, बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में आस्था ने नमस्ते किया, फिर वह अंदर चली गई। हिमांशु अक्सर आस्था के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर हिमांशु बहुत जल्दी ही घर के सभी सदस्यों का प्यारा बन गया। पापा से राजनीति पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मीनू को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मीयता से। मीनू भी हर विषय में हिमांशु की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे झड़क भी देते थे, जैसे हिमांशु हंसकर टाल देता। हिमांशु स्वभाव से एक आजाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब आस्था से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमत्ता की बरबस ही सराहना करने को उसका जी चाहता था। उसकी आवाज़ में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम था। हिमांशु आस्था के कुंठित जीवन में हवा के ताज़ा झोंके की तरह आया। आस्था को धीरे धीरे हिमांशु का साथ अच्छा लगने लगा। अब तक आस्था ने अपने को दबाकर, मन मारकर जीने की कला सीख ली थी, मगर अब हिमांशु का अस्तित्व उसके मनोभावों पर हावी होने लगा था और आस्था अपनी भावनाओं पर से अंकुश खोने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें इतनी सकरी होती हैं कि इनसे वापस लौटकर आने की गुंजाइश नहीं होती। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बात बगैर कहे ही जान लेती है। इसीलिए आस्था को हिमांशु का झुकाव भांपने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन अप्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गए। हिमांशु ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रतीक्षारत आस्था का रोम रोम पुलकित हो उठा। आस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। अपने हृदय के जिस कोने को वह अब तक टटोलने से डरती थी, उसे अब उड़ेल उड़ेल कर निकालने को इच्छुक हो उठी थी। आस्था हमेशा हिमांशु की ही यादों में खोई रहती। हमेशा खामोश नीरस रहने वाली आस्था अब गुनगुनाती मुस्कुराती देखी जाने लगी। आस्था ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो हिमांशु पसंद था ही,
वह खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने हिमांशु से उसके पिताजी का पता मांग लिया। वे वहां जाकर शादी की बात करना चाहते थे। हिमांशु ने बताया कि अगले महीने ही उसके पिताजी मेरठ आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए, हिमांशु के पिताजी नहीं आए। हिमांशु ने भी धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। 1 सप्ताह तक हिमांशु आस्था से नहीं मिला तो वह सीधे उसके ऑफिस जा पहुंची। वहां पता चला कि आजकल वह छुट्टी पर है। आस्था सीधे हिमांशु के घर जा पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। हिमांशु ने ही दरवाज़ा खोला। अरे आस्था, तुम आओ, अंदर आओ। यह क्या मजाक है हिमांशु, तुम 1 सप्ताह से मिले भी नहीं। और आस्था गुस्से में कुछ और कहती कि उसने सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। हिमांशु ने चौंकते हुए कहा, अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया। आप आस्था जी हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड, और आप हैं सोनाली, मेरी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि आस्था कुछ पूछती, हिमांशु ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, बहुत जल्दी ही सोनाली मिसेस सोनाली बनने वाली हैं। अरे सोनाली, आस्था को चाय नहीं पिलाओगी? आस्था को मानो काटो तो खून नहीं। उसे यह सब अजीब लग रहा था। उसका मन करता कि हिमांशु को झकझोर कर पूछे कि आखिर यह सब क्या कर रहे हो। सोनाली रसोई में गई तो आस्था ने आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, हिमांशु प्लीज़, मजाक की भी कोई सीमा होती है। यह क्या कि जो मुंह में आया बक दिया। यह मजाक नहीं, सच है आस्था कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। हिमांशु ने बेहिचक कहा। आस्था को लगा मानो वह फफक कर रो पड़ेगी। वह झटके से उठी और बाहर चली गई। वह कैसे घर पहुंची उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा तो सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप को रोकते रोकते भी माँ से लिपट गई और फफक कर रो पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना से आस्था को बहुत बड़ा आघात लगा। वह इस बेवफाई की वजह जानना चाहती थी, पर उसका अहम उससे पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। आस्था एक समझदार लड़की थी, इसीलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी थी। धीरे धीरे हिमांशु के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। उधर हिमांशु ने भी अपना तबादला रांची करवा लिया और आस्था से दूर चला गया। इस समूची घटना से पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा आहत आस्था के पापा थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने जिंदगी को परास्त कर उन्हें काफ़ी पीछे धकेल दिया हो। मीनू भी इन दिनों आस्था का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। माँ की डांट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। आस्था को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। यह एहसास उसे हिमांशु की बेवफाई से कहीं ज़्यादा ही आहत करता था। एक दिन आस्था ने पापा से प्रकाश बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी। आस्था की शादी हो गई। प्रकाश बाबू के साथ एडजस्ट होने में आस्था को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई। आस्था ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। आज शादी को 4 साल बीत गए हैं, मगर आस्था को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक का मंच बनकर रह गया है। आस्था एक पत्नी, एक बहू, एक प्रोफेसर और एक माँ बनकर तो जी रही थी, मगर हिमांशु के उस अमानवीय तिरस्कार से इतनी आहत हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि वह प्रकाश बाबू के प्रति आज तक भी पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाई है। बैरे ने कॉफ़ी लाकर मेज पर रखी, तब अचानक ही आस्था की तंद्रा टूटी। इससे पहले कि वह सोनाली से कुछ पूछती,
एक पुरुष की आवाज़ पीछे से आई, ओह सोनाली, तुम यहाँ बैठी हो। और मैंने सारा सुपरमार्केट छान मारा। ये मेरे पति हैं विक्रम, सोनाली ने परिचय कराया। और यह मेरी मित्र आस्था। हेलो, बड़े सलीके से अभिवादन करता हुआ विक्रम बोला। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं सामान की पैकिंग करवा कर आता हूँ। और सामने वाली दुकान पर चला गया। तुम चौंक गई ना? सोनाली ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा। तो तुम्हें भी हिमांशु ने धोखा दे दिया? इतना गिरा हुआ इंसान निकला वह। नहीं आस्था, हिमांशु जी बेहद नेक इंसान है। उस दिन तुमने जो कुछ देखा वह सब नाटक था। यह क्या कह रही हो तुम? आस्था लगभग चीख उठी थी। सोनाली आस्था को हकीकत बयां करने लगी। हिमांशु मुझे ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक दिन हिमांशु को परेशान देखकर मैंने कारण पूछा। पहले तो हिमांशु बात को टालता रहा, फिर उसने तुम्हारे साथ घटी पूरी प्रेम कहानी मुझे सुनाई कि मेरी बड़ी बहन शोभा ने मेरठ आते वक्त उसे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था कि तुम हीन भावना के शिकार हो। मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हिमांशु को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि तुम्हारे इस हीन भावना से उबारने का क्या उपाय हो सकता है। पहले तो हिमांशु ने तुम्हारे मन में दबे हुए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाया, जिसके लिए तुमसे प्रेम का नाटक करना जरूरी था। लेकिन इस नाटक का फायदा आस्था आगे जानने के लिए जिज्ञासु थी, इसीलिए कि तुम प्रकाश बाबू से विवाह कर लो। लेकिन तुम और हिमांशु भी तो शादी करने वाले थे। उस दिन हिमांशु ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह भी तो हिमांशु के नाटक का एक अंश था। सोनाली ने कॉफ़ी का प्याला उठाकर एक घूंट भरते हुए आगे कहा। आस्था, मैं भी तुम्हारी तरह उनकी एक शिकार हूँ। मैं राजीव से प्रेम करती थी। राजीव ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो मैं इतना आहत हुई कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी थी। डॉक्टरों ने मुझे मानसिक आघात का पहला चरण बताया। उन्हीं दिनों पिताजी को हिमांशु जी मिल गए और मुझे हिमांशु जी ने अपनी चतुराई से उस कुंठा से बाहर निकाला और जिंदगी से प्रेम करना सिखाया। उन दिनों हिमांशु से मैं प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से मुझे समझाया कि वे मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़कियों के दिलों से खेलने वाले लोग भला शादी क्यों करने लगे? आस्था बोल पड़ी। नहीं आस्था, नहीं। बीच में ही बात काटकर सोनाली ने कहा। उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, पर अब मैं वह कसम तोड़ रही हूँ। आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। हिमांशु जी को गलत मत समझो। उन्होंने कभी किसी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। असल में हिमांशु जी इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी ज़िंदगी मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हिमांशु को ब्लड कैंसर है। मौन खामोश आस्था की आंखों से आंसू बूंद बनकर टपक पड़े। रुमाल से आंख पोंछती हुई आस्था ने भरे गले से पूछा, अब वे कहाँ हैं? पता नहीं। जाते वक्त मैंने लाख पूछा, मगर वह मुस्कुराकर टाल गए। सोनाली ने एक पल रुककर फिर कहा, हिमांशु जी जहाँ भी होंगे, किसी न किसी सोनाली या आस्था के जीवन का आत्मविश्वास जगा रहे होंगे। सोनाली तो चली गई, पर आस्था को लग रहा था कि अगर आज सोनाली नहीं मिलती तो जीवन भर हिमांशु के बारे में हीन भावनाएं लेकर जीती रहती। हिमांशु जैसे बिरले ही होते हैं जो अपनी नेकनामी की बलि चढ़ाकर भी परोपकार करते रहते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।